अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ टीएलपी टीचिंग एंड लर्निंग प्रिंसिपल्स का पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फाइनल टर्म के 2 चैप्टर्स कवर कर लिए। राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स पे आज हम बात करेंगे। बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है, चैप्टर है और बिल्कुल ही छोटा सा है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो जो चीज़ें पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट होंगी उस पर हम बात करेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको बताए गए हैं। अच्छा जी, जब भी हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो इसको हम एक वर्ड के साथ कंफ्यूज करते हैं, जिसका गोल और ऑब्जेक्टिव्स यानी इन दोनों में हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। तो इस चैप्टर में बेसिकली इस चीज़ पे बात की गई है कि गोल और ऑब्जेक्टिव में फ़र्क क्या होगा, और अगर हम ऑब्जेक्टिव्स लिखना चाहते हैं तो वो हम कैसे लिखेंगे, या हमारे ऑब्जेक्टिव्स लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि ऑब्जेक्टिव्स ज़रूरी क्यों है। जिस तरह हमने पहले 2 चैप्टर्स पढ़े, हेल्थ एजुकेशन और नीड असेसमेंट, ठीक है। तो हेल्थ एजुकेशन में तो हमने ओवरऑल हेल्थ एजुकेशन की बात की कि हेल्थ एजुकेशन ज़रूरी क्यों है। नीड्स असेसमेंट में हमने उनकी ज़रूरियात के बारे में बात की कि पेशेंट की जो नीड्स है, जो ज़रूरियात है, उनको हम असिस्ट करें, उनका पता लगाएं, फिर उसके मुताबिक हम काम करें। अब जो हमारा नीड असेसमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होगा कि हमें उनके ज़रूरियात का पता चला, असेसमेंट का पता चला। अब हम उसके मुताबिक काम कैसे करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स कैसे सेट करेंगे और फिर उसके मुताबिक काम कैसे करना है। जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एंड गोल की, तो इसमें लोग बहुत ज़्यादा अक्सर इन 2 वर्ड्स को इनकरेक्टली कंफ्यूज करते हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ी डिफरेंस है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ये 2 टर्म्स बिल्कुल अलग-अलग है, ठीक है। और इसमें अच्छा खासा डिफरेंस है, और एज ए नर्स, एज ए हेल्थ प्रैक्टिशनर आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है टाइम स्पेन इन स्पेसिफिसिटी और द 2 फैक्टर्स दैट डिफरेंशिएट गोल्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स एंड वाइस वर्सा। यानी कि आपका टाइम, आप किसी चीज़ को कितना टाइम दे रहे हैं और वो कितना आपके लिए ख़ास है, स्पेसिफिक है, ठीक है। ये चीज़ डिसाइड करेगा कि ये आपका गोल है या ऑब्जेक्टिव है, जो कि आपको आगे क्लियर होगा, ठीक है। पहले हम गोल की बात करते हैं, और गोल में जैसे कि आपको बताया गया है कि गोल एक फाइनल आउटकम होगा, एक फाइनल रिजल्ट, एक फाइनल नतीजा होगा, जिसके लिए आप बहुत सारा मेहनत करते हो। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बीएसएन में एडमिशन लिया है, ठीक है। तो बीएसएन आप कर रहे हो नर्स बनने के लिए। आपको फाइनल बीएसएन के 8 सेमेस्टर पढ़ने के बाद, 4 साल पढ़ने के बाद आपको डिग्री चाहिए बीएसएन की। ये आपका गोल है, ठीक है। यानी कि इतना सारा आप पढ़ रहे हो, तो उसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के मरहलों से गुज़रोगे, एग्ज़ाम्स दोगे, सेमेस्टर से गुज़रोगे, ठीक है। और फाइनली आपको जाके डिग्री मिलेगी। अब ये जो फाइनल आपका गोल है ना, जो फाइनल रिजल्ट है कि जिसके लिए आप ये इतना सारा काम कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, ये जो फाइनल आउटकम होगा ये क्या कहलाएगा, गोल कहलाएगा, ठीक है। तो गोल जो है ये एक ब्रॉड चीज़ होगी, यानी कि एक बहुत बड़ी चीज़ होगी जिसके लिए हमें मेहनत करनी है। ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म टारगेट होगा, यानी कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, बोथ फॉर द लर्नर एंड द टीचर, टीचर के लिए भी और लर्नर जो सीखने वाला होगा उसके लिए भी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हेल्थ एजुकेशन की बात करें, तो हेल्थ एजुकेशन में हम किसी को ब्लड प्रेशर के हवाले से बता रहे हैं, या कैंसर के हवाले से बता रहे हैं, या किसी भी बीमारी के हवाले से बता रहे हो। फॉर एग्जांपल आप उनको बताओगे कि आपने अपना ब्लड प्रेशर अगर हाइपरटेंसिव है तो आपने उसको मैनेज कैसे करना है। अब वो एक दिन में तो नहीं होगा, उनको मैनेज करना है तो वो डेली कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे उनका ब्लड प्रेशर कम होता जाएगा और मैनेज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली उनका जो लास्ट रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ब्लड प्रेशर को मैनेज करना, ठीक है। लेकिन उसके लिए वो क्या क्या कर रहे हैं, किन किन चीज़ों से गुजर रहे हैं थोड़े थोड़े वक्त में, वो ऑब्जेक्टिव्स कहलाएंगे, ठीक है। तो गोल का आई होप कि यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो भी चीज़, जो भी टर्म या जो भी रिज़ल्ट जो आपको काफ़ी मेहनत के बाद चाहिए हो, या उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़े और बाद में आपको जाके वो रिज़ल्ट मिले, जो मकसद आपका होगा वो आपको मिले, वो हम क्या कहते हैं, गोल कहते हैं। या जो आपका मकसद होगा किसी काम को करने का कि मैं ये काम करूँगा तो इसके बदले में मुझे ये रिज़ल्ट मिलेगा, तो वो आपका गोल होता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, गोल्स आर डिजायर्ड आउटकम ऑफ लर्निंग दैट आर रियलिस्टिकली अचीवेबल
इन वीक्स और मंथ्स, ठीक है। यानी कि आपकी ख्वाहिश होती है कि मैं ये काम करूँ, ये बन जाऊँ, ये मुझे हासिल हो जाए, तो वो आपका एक एक प्रोसेस होगा। अब ये कुछ हफ्तों तक हो सकता है, जैसे कोई काम है जो कि 2-3 हफ्ते बाद आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है वो हफ्तों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में, व्हाटएवर, वो टाइम स्पेन उसके प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि कितना है, ठीक है। अच्छा, दे आर मल्टी डायमेंशनल इन दैट अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और सबसम्ड अंडर इन अंडर और इनकॉर्पोरेटेड इनटू ओवरऑल गोल। वही बात कि ये इतना बड़ा गोल है या इतनी एक बड़ी चीज़ है जिसमें आपको मुख्तलिफ किस्म के चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल चीज़ आपको करनी पड़ रही है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको आप बीएसएन कर रहे हैं, तो आप 8 सेमेस्टर पढ़ के जाओगे तो ही आपको डिग्री मिलेगी। 8 सेमेस्टर में आप मुख्तलिफ किस्म के सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, ठीक है। आप एनाटॉमी पढ़ते हो, आप फिजियोलॉजी पढ़ते हो, आप एफआइन पढ़ते हो, आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हो, आप पैथो पढ़ते हो, आप हेल्थ असेसमेंट पढ़ते हो, आप एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ते हो, आप पेडियाट्रिक्स पढ़ते हो, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते हो, यानी कि एक मल्टी डायमेंशनल चीज़ है। इन सब चीज़ों से गुजर के आपको बीएसएन की डिग्री मिलेगी, दैट इज़ योर गोल, ठीक है। तो गोल में यही होता है कि आपको मुख्तलिफ किस्म के काम करके उस चीज़ तक पहुँचना होता है। अच्छा, इसके बाद है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो है ये कोई ख़ास या एक स्पेसिफिक या एक सिंगल चीज़ होती है जो यूनी डायमेंशनल होती है, यानी कि उसका मकसद एक ही होता है, छोटे टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में जाना है, पास होना है, तो आपको पहले वाले सेमेस्टर के पेपर पास करने पड़ेंगे तो आप जाओगे, वरना नहीं जाओगे। तो उस सेमेस्टर से दूसरे में जाने के लिए आपको पेपर पास करने, या अगर आपका कोई एक पेपर रुका हुआ है, फेल हुआ हुआ है, सप्ली आई हुई है, तो आप उस पेपर को पास करोगे, वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, थोड़े टाइम के लिए होगा, उसमें आपका एक ही मकसद है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव कहलाता है। या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं आपने जल्दी जाना है, जल्दी पहुंचना और आप ऑलरेडी लेट हो रहे हो, तो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यानी कि जल्दी पहुंचना चाह रहे हो, तो आप अगर बाइक पे जा रहे हो तो बाइक बहुत तेज़ चलाओगे, तो ये उस टाइम आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि मैं जल्दी जल्दी पहुंच जाऊँ, आपका वही मकसद होगा, ठीक है। या फिर कोई दूसरा ऐसा तरीका अपनाओगे जिससे आप जल्दी वहाँ पे पहुंच सको। तो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव होता है। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जो आप छोटे-छोटे काम करते हो, वो ऑब्जेक्टिव है। और इसमें वही लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म होते हैं, गोल क्या आते हैं, लॉन्ग टर्म थे। तो ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। और ऑब्जेक्टिव भी ऐसे हो कि अचीवेबल हो, मतलब वो बंदा काम कर सकता हो। ऐसा ना हो कि ऑब्जेक्टिव ऐसे आपने रखे हो या ऐसा कोई काम जिसको आप कर ही नहीं सकते हो। जैसे कोई बंदा कि मुझे आसमान पे जाना है, अब आसमान पे तो नहीं जा सकते ना, उसके लिए आप कुछ भी करो, ऑब्जेक्टिव कुछ भी बना लो, लेकिन वो जाना नहीं हो पाएगा, तो आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाओगे। तो ऐसे कोई ऑब्जेक्टिव जो अचीवेबल हो और शॉर्ट टर्म हो, इसको हम, या ऐसे काम, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। अच्छा जी, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, वही बात कि इसमें आप कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव लिखते हो, ऐसे स्टेटमेंट्स लिखते हो जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। और आप लर्नर से, स्टूडेंट से, लोगों से वो काम करने का तवक्को रख सकते हो, उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ, जो चीज़ें मैं इनके सामने रख रहा हूँ, जो मैं इनको ऑब्जेक्टिव्स बता रहा हूँ, ये लोग ये काम कर सकेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स टू बी मीनिंगफुल, यही वही बात कि ऑब्जेक्टिव का कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। जो भी आप बता रहे हो उस बात का ऑब्जेक्टिव में ज़िक्र हो कि ये जो मैं बताऊँगा तो इसके बाद आप ये काम कर सकोगे। जैसे कि आप कोई भी पीपीटी, अगर यहाँ पे मैं आपको ये वाली पीपीटी दिखाऊँ, तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिखे, इसका ऑब्जेक्टिव ये है, एट द एंड ऑफ दिस सेशन लर्नर विल बी एबल टू, यानी कि ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इस काबिल बन जाएंगे, यानी कि इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्या है, ये है कि हम इस काबिल बन जाएंगे, हमें इतनी ताकत आ जाएगी, हम इतना इस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएंगे कि गोल और ऑब्जेक्टिव में फ़र्क कर पाएंगे। अभी आई होप कि आप कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, ऑपोजिंग व्यू पॉइंट्स क्या होते हैं, और इसके अलावा बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स क्या है जो अभी मैंने आपको बता दिए, और ऑब्जेक्टिव लिखना कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ पाएंगे, कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इस चैप्टर के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो यही आपको बता रहे कि बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि वो चीज़ें, ऑब्जेक्टिव जो आप बना रहे हो वो ऐसे
क्लियरली होने चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए और मीनिंगफुल होने चाहिए, जिसका कोई ना कोई मतलब हो, ठीक है, जिसका कोई ना कोई फ़ायदा हो। अच्छा, ये आपको बताए गए हैं कि बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एक कंडीशन दी गई है कि कंडीशन में आप फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स को बताएं, जैसे पहले लिखवाएं कंडीशन या टेस्टिंग सिचुएशन कि विदाउट यूजिंग अ कॉल कैलकुलेटर, यानी कि आप कैलकुलेटर यूज़ किए बगैर द लर्नर विल बी एबल टू क्या कर सकेगा, सॉल्व। अच्छा, फिर आप आएंगे क्राइटेरियन पे, तो इसमें लिखा है 5 आउट ऑफ 6 प्रॉब्लम, यानी कि कैलकुलेटर के यूज़ करने के बगैर आप 6 में से 5 सवाल हल कर सकोगे। तो ये फिर हम ये नहीं लिखते कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, हम ये लिखते हैं द लर्नर विल बी एबल टू सॉल्व 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस, ठीक है। इसी तरह हम वो बनाते हैं ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसके पीछे जो कंडीशन होगी, कंडीशन क्या होगी कि कैलकुलेटर यूज़ किए बगैर आप इसको हल कर सकोगे। दूसरी कंडीशन पे देखें तो इसमें आप किसी मॉडल के बारे में बात कर रहे हो, तो द लर्नर विल बी एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी काम का करना या प्रैक्टिकली करके देखना, टू करेक्ट द करेक्ट प्रोसीजर, यानी डिमॉन्स्ट्रेट द करेक्ट प्रोसीजर। जो भी आप उनको प्रोसेस बताओगे तो वो लर्नर इस काबिल हो जाएगा कि आपके प्रोसेस देखने के बाद वो इस काबिल होगा कि वो प्रोसेस सही तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएगा, आपको करके दिखा सकेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी ग्रुप डिस्कशन की बात कर रहे हैं तो इसमें आप लिखेंगे द लर्नर विल बी एबल टू, ये तो हम हर एक में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद किसी ग्रुप डिस्कशन की किसी चीज़ की बात हो रही है तो लिस्ट, जिसमें लिस्टिंग बन रही है एटलीस्ट 2 रीजंस, के 2 रीजंस वो बयान कर सकेगा, ठीक है। इसके अलावा किसी चीज़ में सेलेक्ट करना है तो 100% विद एक्यूरेसी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखने का तरीका बताया गया है कि सही और गलत या बिल्कुल अच्छे और पुअर राइटेड या रिटन ऑब्जेक्टिव्स कैसे होते हैं। में लिखा हुआ है आफ्टर वाचिंग अ डेमोन्स्ट्रेशन और ऑन सक्शनिंग द स्टाफ मेंबर विल बी एबल टू करेक्टली सक्शन अ ट्रिक्योस्टमी ट्यूब यूजिंग एसेप्टिक टेक्निक। मतलब आप किसी स्टाफ को ट्रिक्योस्टमी ट्यूब बताने का, लगाने का तरीका बता रहे हो, तो आप उसका ऑब्जेक्टिव ये लिखोगे कि इस डिमॉन्स्ट्रेशन के बाद स्टाफ इस काबिल हो जाएगा कि वो ये ट्यूब लगा सकेगा एसेप्टिक टेक्निक का ख्याल रखते हुए, ठीक है। तो एक अच्छा वो है, एक अच्छा ऑब्जेक्टिव बन रहा है जिसमें सब कुछ क्लियर है, ठीक है, बात पूरी क्लियर है, पूरी समझ आ रही है, जिसमें हर एक एक चीज़ क्लियर है। दूसरा देखें, फॉलोइंग ऑन क्लास अ क्लास ऑन हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन पे क्लास हो रही है, द पेशेंट विल बी एबल टू स्टेट 3 आउट ऑफ 4 कॉजेज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। तो पेशेंट आपको कुछ रीजंस बता सकेगा, यानी जब आप पेशेंट को हाइपरटेंशन के बारे में बताओगे तो पेशेंट आपको उसके बाद 3-4 रीज़न बताएगा कि भाई हाँ ये हो सकता है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। इसके अलावा ऑन कंप्लीटिंग द रीडिंग मटेरियल प्रोवाइडेड ऑन द केयर ऑफ न्यूबॉर्न द मदर विल बी एबल टू एक्सप्रेस एनी कंसर्न शी हैज़ अबाउट केयरिंग फॉर हर बेबी आफ्टर डिस्चार्ज। यानी कि आप जब उसको एक मदर को एक न्यूबॉर्न के बारे में सब कुछ बता दोगे तो उसको पता चलेगा कि बच्चे को डिस्चार्ज के बाद उसका ख्याल कैसे रखना है। तो ये सारी चीज़ आपके ऑब्जेक्टिव और क्लियरली रिटन यानी कि वेल रिटन ऑब्जेक्टिव्स है। अब अगर इसके मुकाबले में हम पुअर रिटन ऑब्जेक्टिव्स देख लें तो इसमें द पेशेंट विल बी एबल टू प्रिपेयर अ मेन्यू यूजिंग लो साल्ट फूड। तो इसमें जो है वो कंडीशन आ गई है कि पेशेंट जो है वो एक काम कर सकेगा। अब लो साल्ट फूड जो है वो उसको कैसे पता चलेगा कि किस चीज़ में साल्ट ज़्यादा है किस में कम है। तो इसमें कंडीशन है, इसमें नॉलेज बहुत ज़्यादा है और क्राइटेरियन ने आपने उसको कुछ सिखाया नहीं, ठीक है। तो ये एक पुअर रिटन ऑब्जेक्टिव होता है। गिव अ लिस्ट ऑफ एक्सरसाइजेस टू रिलीज लो बैक पेन। अब यहाँ पे आप जो है वो एक्सरसाइज बताओगे कि भाई इस तरह करोगे तो आपका बैक पेन लो हो जाएगा, ठीक है, और कम कंट्रोल कर सकेगा। तो इसमें आप कोई एक्सरसाइज का नाम नहीं बता रहे हो, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हो कि कौन सी एक्सरसाइज क्या करना है कैसे करना है, वो आप नहीं बता रहे हो, ठीक है। कोई नाम आपने नहीं दिया, आपने कोई उसका परफॉर्मेंस नहीं बताया, ठीक है। तो क्राइटेरिया आपकी मिसिंग है, तो ये भी एक पुअर रिटन ऑब्जेक्ट है। इसी तरह जो भी एक चीज़ जो टीचर के बगैर नहीं हो सकती, जैसे कि इसमें डेमोन्स्ट्रेट क्रच वॉकिंग पोस्ट ऑपरेटिवली टू द पेशेंट, ठीक है।
तो इसी तरह के ऑब्जेक्टिव्स आप अगर लिखोगे तो ये पुअर रिटन ऑब्जेक्टिव होता है। अच्छा, ये आपको कुछ वर्ड्स बताए गए हैं कि कौन सी चीज़ें आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो ऑब्जेक्टिव में और कौन सी चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते हैं, यानी कौन सी चीज़ें जो रिकमेंडेड है और कौन सी चीज़ें जो रिकमेंडेड नहीं है। तो नॉट रिकमेंडेड आपको लिस्ट बताया गया है: टू नो, टू अंडरस्टैंड, टू अप्रिशिएट, टू रियलाइज, टू फेमिलियर विद, टू एंजॉय, टू वैल्यू। ये सारे अल्फाज जो है आप अगर ना यूज़ करें अपने ऑब्जेक्टिव्स में तो अच्छी बात होगी। इसके मुकाबले में आप दूसरे अल्फाज यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टू अप्लाई, टू चूज़, टू क्लासीफाई, टू कंपेयर, टू कंट्रास्ट। ऐसे अल्फाज यूज़ करोगे तो ये ज़्यादा मतलब इंटेलेक्चुअल अल्फाज लगते हैं, अच्छे अल्फाज लगते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में आप इसी तरीके के अल्फाज यूज़ करोगे। इसमें बस आपको याद रखना है, ठीक है, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है, कोई वर्बल या कोई इसी तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ। अच्छा जी, इसके बाद है टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू लर्निंग डोमेन्स। यानी कि जब हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं तो फिर हम उसको डिफरेंट तरीक़ों से डिवाइड करते हैं। यानी कि कोई भी काम जो मरीज़ से आपने करवाना है तो कुछ काम वो अपने दिमाग को यूज़ करके कर सकता है, कुछ काम वो अपने हाथों को यूज़ करके कर सकता है। ठीक है? तो ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म के डोमेन्स हम बनाते हैं, तरीक़ेकार हम बनाते हैं। जो काम थोड़ा-सा हाथ-पाँव के करने का हो उसके लिए हम अब अलग ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, जो काम थोड़ा-सा दिमाग के यूज़ करने के बाद होगा वो अलग होगा। ठीक है? तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के डोमेन्स बनाएँगे। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है किसी चीज़ को कैटेगराइज़ करना, डिवाइड करना, क्लासेस बनाना। ठीक है? ताकि हमें आसानी में यानी कि समझने में आसानी हो, सॉरी। ठीक है? तो इसी तरह हम जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स उनको क्लासिफ़ाई करते हैं। अब ये क्लासिफ़ाई जो है ये हम 3 ब्रॉड डोमेन्स में करते हैं, जो कि आपको यहाँ पे बताया गया है। 3 डोमेन्स कौन से हैं? एक है अफेक्टिव, दूसरा है साइकोमोटर, तीसरा है कॉग्निटिव। ठीक है? अफेक्टिव यानी कि जिसमें हाथ-पाँव का इस्तेमाल हो। ठीक है? साइकोमोटर आप देखेंगे तो उसमें वही थोड़े बहुत जो फाइन स्किल्स होते हैं, ठीक है, उसमें आपके स्किल्स काम आएंगे। कॉग्निटिव में ब्रेन सोचना पड़ेगा, दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, तो ही वो काम होगा। अब यहाँ पे अगर हम पहले कॉग्निटिव डोमेन की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है, जैसे कॉग्निटिव हम बहुत टाइम से पढ़ते हैं, हमारे साइकोलॉजी में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये वो है जिसमें आप थिंकिंग यूज़ करते हो, यानी कि थिंकिंग डोमेन है। ठीक है, इसमें आपका दिमाग यूज़ हो रहा है। अब इसमें आप बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन और ऐसी चीज़ें यूज़ करते हो या ऐसी चीज़ों का ख़्याल करते हो जिसमें एक पेशेंट का इंटेलेक्चुअल एबिलिटी सामने आए, उसका दिमागी जो ताकत हो वो सामने आए, हमें पता चले कि ये मेंटली कितना कैपेबल है, कितना ये बेहतर है, कितना ये चीज़ें कर सकता है, कितना सोच सकता है। यानी कि हम उसके दिमाग का जायज़ा लेते हैं, उसको ऐसे टास्क, ऐसी चीज़ें, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स उसके लिए बनाते हैं जिसमें उसको कॉग्निटिवली हम देख सकें। ठीक है? अब फिर जब हम कॉग्निटिव की बात करते हैं तो इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के 6 लेवल्स पे जाते हैं। ठीक है, और वो 6 लेवल अलग अलग होंगे जो हम आगे पढ़ेंगे। उसमें कुछ ऐसे होंगे जो जस्ट नॉलेज वाइज, यानी कि हम उसको नॉलेज देंगे, देखते हैं कि वो कितना उसको गेन कर पा रहा है। फिर हम उसको कम्प्लेक्स सिचुएशन की तरफ, नॉलेज को यूज़ करके किसी चीज़ का नतीजा निकालना, फिर उसको डिस्क्राइब करना, फिर किसी मसले को हल करना जिसमें हर चीज़ में दिमाग का इस्तेमाल हो, और वो 6 लेवल यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, देखें, सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन जो है ये ब्लूम ने 1956 में दिया था। तो ये आपको इंटेलेक्चुअल स्किल्स कौन से हैं, सबसे पहले उसमें है कंप्रहेंशन। कंप्रहेंशन का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, यानी कि आप किसी चीज़ का मतलब, उसका मकसद समझने की कोशिश करो, उसको हम क्या कहते हैं? कंप्रहेंशन कहते हैं। दूसरा होगा एप्लीकेशन, यानी जो आपने सीखा उसको अप्लाई करो, उसको यूज़ करो। तीसरा होगा एनालिसिस। एनालिसिस में हम क्या करते हैं? किसी चीज़ को ब्रेक डाउन इनटू पार्ट्स, किसी चीज़ को उसके छोटे-छोटे हिस्से बना के, यानी कि छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हम ये चैप्टर मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स में पढ़ रहे हैं। पहले हमने गोल्स पढ़ा, फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ा, फिर बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। अब हम वो पढ़ रहे हैं उसके जो डोमेन्स है। ठीक है? तो ये फिर इसके अलावा सिंथेसिस, जब आपको एक चीज़ का पता चला फिर हम उसको, जो हमें समझ आया, हम उससे कितना फ़ायदा ले सकते हैं और कोई न्यू चीज़ उससे बना सकते हैं, यानी कि कोई नया फ़ैसला कर सकते हैं।
फिर उसके बाद इवॉल्वेशन, जो आपने नया काम किया या उन चीज़ों को यूज़ करके जो आपने एक एक्सपीरियंस किया उसका नतीजा क्या आया, उसको आप इवॉल्व करो, आप जज करो। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा दूसरा डोमेन है दी अफेक्टिव डोमेन। अच्छा जी, अफेक्टिव डोमेन को हम फीलिंग डोमेन भी कह सकते हैं और फीलिंग डोमेन से हमें पता चलता है कि इसमें हम बंदे के फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसके इंटरेस्ट, एटीट्यूड, वैल्यूज़ और एप्रिसिएशन, इन चीज़ों को देखते हैं कि वो किसी चीज़ को कितना खुशी से, कितना दिल से सीखता है या समझने की कोशिश करता है, या उस चीज़ में वो कितना इंटरेस्ट है, या उस चीज़ के लिए या उस चीज़ का उसके लिए कितनी वैल्यू है। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम अफेक्टिव डोमेन में देखते हैं। जैसे हम कॉग्निटिव में ज़हनी नशोनुमा देख रहे थे, ब्रेन की एक्टिविटी देख रहे थे, इसमें हम उसके फीलिंग्स उस ऑब्जेक्टिव के मुताबिक देखेंगे। ठीक है। यहाँ पे आपको फीलिंग्स के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि ये जो फीलिंग या अफेक्टिव डोमेन है ये ब्लूम ने 1964 में दिया। ठीक है। इसमें हम इमोशंस, फीलिंग्स एंड वैल्यूज़ देखेंगे। सबसे पहले हम उसमें देखेंगे रिसीविंग, यानी कि कोई बंदा जिसको हम कोई भी चीज़ बता रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, वो उसको सुनना भी चाह रहा है या नहीं, या देखना चाह रहा है या नहीं। ठीक है। यानी कि वो ख्वाहिशमंद है या नहीं, वो रिसीव करना चाह रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसके फीलिंग्स देखते हैं। ठीक है। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है वो रिस्पॉन्डिंग, आप जो उसको बता रहे हो और वो रिसीव कर रहा है, तो वो पार्टिसिपेट भी कर रहा है या नहीं, यानी कि वो उस चीज़ को समझने की कोशिश भी कर रहा है या फिर वैसे ही सुन रहा है। जैसे इस क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, तो जब टीचर आता है तो टीचर उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टूडेंट इंटरेस्ट ही नहीं लेते। ठीक है। अब रिसीव तो कर रहे हैं और उनकी मजबूरी है, विलिंगली नहीं कर रहे हैं तो उनकी मजबूरी होती है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते। ठीक है। एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते क्लास में। तो ये वही चीज़। इसके अलावा वैल्यू, वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो चीज़ उनको बताई जा रही है उसकी कीमत उनको पता है कि ये हमारे लिए कितनी मुफीद है, कितनी इसकी वैल्यू है, या कितना हमें इससे फ़ायदा है। ठीक है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी वही एबिलिटी टू सी द वैल्यू आएगी। ठीक है। और कैरेक्टराइजेशन बाय अ वैल्यू, बिहेवियर कंसिस्ट विद अ वैल्यू सिस्टम। ठीक है। यानी कि जो भी उसने सीखा उसके मुताबिक फिर वो अपने बिहेवियर को चेंज करता है या नहीं, उसके मुताबिक अपने आप को कंसिस्टेंट बनाता है या नहीं। ठीक है। इसके बाद जो थर्ड डोमेन है वो है साइकोमोटर, और इसको हम स्किल्स डोमेन भी कह सकते हैं। और इसमें हम ग्रॉस मोटर एबिलिटीज़ जो होती हैं, यानी कि हम न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन देखते हैं कि एक काम को फिज़िकली कैसे करना है, जैसे वॉकिंग करनी है। ठीक है। या फिर हैंड राइटिंग करनी है, या किसी इक्विपमेंट का, किसी आले का इस्तेमाल है, या कोई प्रोसीजर करवाना है, तो इसमें क्या होगा, स्किल्स काम आएंगे, जिसको हम साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और ये जो है 19, अच्छा इसमें डेट नहीं लिखी हुई, चलो ठीक है। इसमें मस्कुलर मोटर स्किल्स और हैंड्स ऑन, यानी कि हर वो चीज़ जो आप हाथों से करते हो जिसमें आपके स्किल्स यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहले उसमें रेडीनेस, यानी आप कोई भी एक्टिविटी करने जा रहे हो तो उसके लिए आप रेडी हो या नहीं। ठीक है। फिर आप, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई भी स्टूडेंट, जो नर्सिंग स्टूडेंट होगा, वो किनोला सीखने जा रहा है या किनोला सीखना चाहता है, फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले अपने आप को रेडी करेगा, भाई मैं रेडी हूँ इस चीज़ के लिए या नहीं। ठीक है। तो कोई भी स्किल सीखने से पहले आपको रेडी होना पड़ेगा। फिर आप ऑब्जर्वेशन करते हो, देखते हो कि दूसरा बंदा जो आपसे सीनियर है वो कैसे करता है। ठीक है। वॉचेज एंड इंटरेस्टेड। ठीक है। आप देखते हो, आप उसमें इंटरेस्ट लेते हो। फिर आप परसेप्शन, परसेप्शन यानी कि आप अपना एक दिमाग बनाते हो कि हाँ मैंने देख लिया, अब मैं इस काम करने के काबिल हूँ, या अब मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, एक परसेप्शन बनाओगे, अपने आप को उसका काबिल समझोगे, एबल बनोगे। ठीक है। फिर आप क्या करोगे, रिस्पॉन्स, फिर आप स्किल प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। यानी उस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे, उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे। ठीक है। और थोड़ा थोड़ा एक दो मरीज़ों में प्रिक वगैरह करके दो तीन किनोले ख़राब भी कर लोगे, मरीज़ भी खून वगैरह बह जाएगा, प्रिक हो जाएगा। ठीक है। अब ये आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करते 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 बिल्कुल माहिर बन जाओगे ना, फिर हम उसको क्या कहते हैं, एडाप्टेशन। अब आपने क्या किया, अडॉप्ट किया, आप एक स्किल में बिल्कुल पक्के हो गए, डेवलप किया आपने,
मास्टर ऑफ अ स्किल हो गए, ठीक है। तो ये एडाप्टेशन कहलाएगा। अब ये सारी चीज़ें जो है वो आपके साइकोमोटर डोमेन में आती हैं, आपके स्किल में आती है। पहले आप रेडी होगे, फिर आप ऑब्जर्व करोगे, फिर आप उसके मुताबिक एक ज़हन बनाओगे, फिर आप रिस्पॉन्स यानी कि प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आप उस चीज़ के माहिर बनोगे, अडॉप्ट करोगे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो है आपके वही कीवर्ड्स बताए गए हैं, इसको आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से क्या यूज़ करना है। क्रिएट की जगह आप क्या-क्या अल्फ़ाज़ यूज़ कर सकते हो, सामने आपको एग्ज़ाम्पल भी दिए गए हैं। इवैल्यूएट की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो, एनालाइज़, अप्लाई और इसी तरह के अल्फ़ाज़ अगर आपने यूज़ करने हैं तो आप क्या-क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वही सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसमें आपने बस याद करना है, रिमेंबर का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, अप्लाई का मतलब क्या होता है, तो देख लीजिएगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, और इसमें हमारे राइटिंग ऑब्जेक्टिव का चैप्टर भी क्लोज हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।